देश में सियासत के महाकुंभ यानी लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखी जाने लगी है। इसके पहले पन्ने पर बिहार में सत्ता का तख्ता पलट और दूसरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी दर्ज हो चुकी है। इसके बाद अब बारी है राजधानी दिल्ली की और रडार पर हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब सवाल है, आखिर क्यों? नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविशंकर है। हर वक्त आरोपों की फेहरिस्त लिए घूमने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कैसे कह सकते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं? क्योंकि अगर ये कट्टर ईमानदार होते तो ईडी से यूं ही रुसवाई नहीं कर लेते। अरे भाई, आप खुद ही देख लीजिए कि एक के बाद एक ईडी की ओर से 5 समन जारी हो चुके हैं, मगर यह है कि पेश होने को तैयार नहीं। जिसका नतीजा यह हुआ है कि ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी शिकायत कर दी है, जिसकी सुनवाई 7 फरवरी को होगी। अब सीधे तौर पर सवाल ये उठता है कि अगर आप वाकई कट्टर ईमानदार हैं तो ईडी में पेश होकर सवालों का जवाब दीजिए और बातों को खत्म करिए। मगर जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये यानी भाजपा जो मर्जी षड्यंत्र कर ले, मैं डटा हुआ हूं, कुछ नहीं होने वाला, इनके खिलाफ मैं डटा रहूंगा, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ। मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई आऊंगा नहीं बीजेपी में। इस तरह अरविंद केजरीवाल लिखते हैं। इस कहानी में दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा और केजरीवाल ने भगवा पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने आरोप लगा दिए कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से मंत्री आतिशी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर आरोप मढ़ दिए। आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आरोप यह भी लगाया गया कि 2016 में उत्तराखंड में 9 कांग्रेस विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल किया गया था। उन्होंने ही आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया। अभी कुछ ही दिन पहले पूरे देश ने देखा कि शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ सूरत चले गए और कुछ ही दिन बाद उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बना ली। अब इन तमाम आरोपों के बीच समझना ये कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है लोकसभा चुनाव। दरअसल आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नाम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। और ऐसे में अगर पार्टी का संयोजक खुद जेल चला जाता है तो बचेगा ही क्या? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने दिल्ली की सत्ता से पहले कांग्रेस को गायब किया था, फिर भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से पूरी तरह से साफ कर दिया, फिर पंजाब में सरकार बना ली और 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवा दिया। इन्हीं कामों का नतीजा है कि विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में अरविंद केजरीवाल को तुरुप का इक्का माना जा रहा है कि जो भाजपा के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को समन का विरोध पूरा विपक्ष एक साथ कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ आत्मविश्वास दिखाते हैं कि 400 से अधिक सीटें मिलेंगी, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत भी उन्हें पता है। इसलिए पहले ईडी को भेजा और बाद में ईडी का समन भेजा और अब ईडी पीएमएल कोर्ट चली गई। ये कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। ममता कहती हैं कि सोरेन एक आदिवासी नेता हैं, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वे अब अरविंद केजरीवाल का पीछा कर रहे हैं। विपक्ष का एक साथ अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उतर आना इस बात की गवाही है कि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में भाजपा को रोकने का मादा रखते हैं। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत फर्क है। इसका उदाहरण हम पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से ले सकते हैं। तब भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, मगर भाजपा ने सभी 7 लोकसभा सीटें जीत ली थी। ऐसे में तरीका तो यही कहता है कि विपक्षी दलों को जांच एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए और खुद पर लगे आरोपों का बेबाकी से जवाब देना चाहिए, ताकि जनता के मन में इनके प्रति भी सहानुभूति और विश्वास पैदा हो, विपक्ष आगे भी बना रहे। खैर, यहां जानना यह भी जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी पड़ी क्यों है। विस्तार से अगर इस पर नजर डालें तो दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें डीडीए अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे।
हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब तक दिल्ली में 60% सरकारी और 40% प्राइवेट वाइन शॉप थी। 13 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गई और सारा बिजनेस प्राइवेट हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था और हर जोन में 27 दुकानें थीं। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में शराब घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब व्यापारियों को अनुचित फायदा पहुंचाया है। 17 जनवरी 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज कर लिया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। विवाद बढ़ा तो दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति रद्द कर दी, फिर पुरानी नीति लागू कर दी। इसी साल 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए। फिर 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह भी गिरफ्तार हो गए। अब इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जल्द ही ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उन्हें भी हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया ब्लॉक का खत्म होना लगभग तय माना जाएगा। फिर कोई बड़ी बात नहीं कि दिल्ली सरकार भी डगमगा जाए। फिलहाल ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं, मगर जो भी होगा वो दिलचस्प होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।